ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम अपनी चर्चा को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। प्रहलाद जी, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन के कारण आपने जैसा खुद ही कहा कि सबसे ज़्यादा प्रभावित पर्यटन उद्योग हुआ है और सबसे पहले बंद हुआ है और ये तय है कि सबसे बाद में खुलेगा। अब जाहिर सी बात है कि कई जो है टूर ट्रेवल एसोसिएशन और होटल इंडस्ट्री के तमाम लोगों ने, जो नीति आयोग के सीईओ हैं, अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष भी हैं, उनसे करीब 50,000 करोड़ के बूस्टर पैकेज की मांग की है कि भाई इस इंडस्ट्री को बचाना बड़ा ज़रूरी है, इससे करोड़ों लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद जब ये इंडस्ट्री खुलेगी तो जाहिर सी बात है बहुत बुरे हालात होंगे। तो इस इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए कोई पैकेज की बात चर्चा में है या कोई और तरीका जिससे कि भाई इसको थोड़ा सा लोगों को संबल मिले, बल मिले, भरोसा मिले कि सरकार नामक संस्था हमारे पीछे खड़ी है? मुझे लगता है कि पैकेज आधार नहीं है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा कि पर्यटन के लिए धन से ज़्यादा जरूरी है धारणा का बदलना, परसेप्शन। हमारे मन में है, सरकार को एड्रेस कर रही है, हर दिन अपने नियमों में जो ज़रूरत उसको लगती है वो सुधार करती है। हाँ, मुझे लगता है कि सेपरेट पैकेज, होटल एक इंडस्ट्री है जी, वो सब कुछ पर्यटन के हिस्से में आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसलिए मुझे लगता है चाहे टूर एंड ट्रेवल्स हो, हाँ पर्यटन को वो लेकर जाता है तो स्वाभाविक है कि वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन सरकार हर बिंदु पर बात करती है। जब जीएसटी का मामला आया था सरकार ने विचार किया और इसलिए मुझे लगता है कि आज भी मुझे होटल इंडस्ट्री के लोग आज सुबह मिले थे और इसलिए मुझे लगता है कि उनने अपना पक्ष रखा है। पक्ष को सरकार सकारात्मक रूप से देखती है और मुझे जो भी होगा, राज्यों से मेरा सतत संपर्क भी है। होटल खोलने के पहले अभी गाइडलाइन बनाना ज़रूरी है। बिल्कुल, पैकेज की बात तो तब आएगी। हाँ, ये डिमांड्स, ऐसी डिमांड्स है कि हमको होटल बनाने के लिए तो कर्ज मिलता है, बैंक देता है, लेकिन सैलरी के लिए बैंक नहीं देता। क्या ऐसे नियमों में संशोधन है? तो स्वाभाविक है, नीति आयोग ही उसका, नीति आयोग ही मंच है, उसमें पर्यटन मंत्रालय का रोल एडवाइजरी रोल है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो ठीक फोरम पर गए हैं और नीति आयोग आपने बहुत रेलेवेंट सवाल कहा कि गाइडलाइन, जैसे एयरपोर्ट के ऑपरेशन के लिए बहुत ही अच्छी एसओपी बनी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना है। जाहिर सी बात है कि बीमारी फैलने और संक्रमण फैलने के कारण ही कि होटलों में सबसे तेज़ी से फैल सकता है, इस कारण एकदम शट डाउन कर दिया गया। अब होटलों का इस्तेमाल केवल क्वारंटाइन पर्पज़ के लिए इस समय फ़िलहाल किया जा रहा है। जब ये चीज़ें धीरे धीरे ओपन हो रही हैं तो उसकी गाइडलाइन बनाने की दिशा में जाहिर सी बात है कि मंत्रालय ही काम करेगा। ये और जाहिर सी बात है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही दिया था। तो इसके लिए, गवर्नेंस के लिए, गाइडलाइन के लिए काम आपने शुरू कर दिया है या अभी उस पर विचार हो रहा है? नहीं, हमारा काम शुरू हो गया है। राज्यों को मेरा पत्र कम से कम 22-23 दिन पहले चला गया था। हमारी इस बीच में 3 रिव्यू बैठक हो गई हैं। वो गाइडलाइन को वो आपको भी मिलेगी, बिल्कुल ऑनलाइन आपको भी ड्राफ्ट भेजने वाले हैं। हमारे पर ये मूल बात है कि ICMR की गाइडलाइन है, स्वास्थ्य मंत्रालय का क्लियरेंस जिस दिन मिलेगा उस दिन आप मान के चलिए कि गाइडलाइन जारी हो जाएगी। तो हम अपना ड्राफ्ट देंगे मिनिस्ट्री को, स्वास्थ्य मंत्रालय को और बाकी होम मिनिस्ट्री को। बाकी आप लोगों के सामने भी आएगा कि ये हमारा ड्राफ्ट है। अगर आपको लगता है कि इसमें किसी संशोधन की ज़रूरत है, सारे स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि इंडस्ट्री, पर्यटन मंत्रालय ऐसा तो है नहीं कि अकेला कोई फैसला कर लेगा, और जो भी गाइडलाइन होगी हम इमीडिएट उसको इम्पोज करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर हमने उसमें ध्यान दिया है और मुझे लगता है उसमें और जो सुझाव आप लोगों की तरफ से आएंगे उसका एकदम फाइनल गाइडलाइन उसको इमीडिएट जारी करेंगे। क्या देख रहे हैं कि कब तक, चूँकि अब एविएशन इंडस्ट्री खुल गई और भी दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने जब उन राज्यों को छूट मिला तो काफ़ी हद तक ओपन कर दिया है, तो क्या लग रहा है कि होटल्स को कब खोला जाएगा? क्योंकि जब जहाज़ उड़ने लगेंगे तो लोग जहाँ लैंड करेंगे तो कहीं ना कहीं तो रुकना भी चाहेंगे, तो इसके लिए कितना जल्दी विचार हो रहा है? क्योंकि उड़ानों से ही जुड़े हुए हैं होटल्स, उनका बिजनेस इस पर बहुत निर्भर करता है। तो आपको नहीं लगता कि अब इस गाइडलाइन को जल्दी से जल्दी जारी करने की और शुरुआत करने की ज़रूरत है? क्योंकि एक थ्योरी ये भी आई पूरी दुनिया से कि जब अमेरिका में, ब्रिटेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 घंटे के लिए भी नहीं बंद किया गया, वहाँ एहतियात दिए गए, गाइडलाइनें जारी की गई, लोगों से रिक्वेस्ट किया गया कम से कम घर से बाहर निकले, लेकिन ना तो होटल बंद किए गए, ना वहाँ ट्यूब ट्रेन लंदन में बंद हुई, अंडरग्राउंड ट्रेन न्यूयॉर्क में भी बंद नहीं हुई। तमाम लोग जब लौट के आए हैं तो सारे बता रहे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अब होटल को भी इंडिया में खोल देना चाहिए? क्योंकि कोरोना से मरना उतना शर्मनाक नहीं है जितना भूख से मरना है, क्योंकि अब ऐसी भी स्थितियां दिख रही हैं कि लोगों के पास जो जमा पूंजी है समाप्त हो गई है 2-2.5 महीने में, क्योंकि अपना देश अभी विकासशील देश है, विकसित नहीं है। मुझे लगता है कि कोई मॉडल भारत पर लागू होगा, मैं इससे सहमत होता नहीं हूँ जी।
अगर हम ये देखते हैं कि उन्होंने ट्रेनें और होटल बंद नहीं की तो फिर उनकी मृत्यु दर भी देखना बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बहस में हम ना पड़े तो अच्छा होगा। होटल्स में अभी भी जहाँ पर हमने क्वारंटाइन के लिए बनाया है, डॉक्टर्स को रोका, आईटीटीसी के होटल्स में रुका, बाकी बड़ी होटल्स ने भी अपनी विंग्स को और फ्लोर को रिजर्व करके रखा है। और इसलिए मुझे लगता है कि गाइडलाइन में भी कमोबेश उससे आसपास ही बातें होंगी, क्योंकि हमको ये भी तय करना पड़ेगा कि एक मिडिल क्लास और नीचे स्तर के किसी पर्यटक के लिए वो तो छोटी होटल में जाएगा जहाँ पर 10 कमरे होंगे, तो हमें उसको 2 कमरे ऐसे रखने होंगे जो तो या 25% कमरे ऐसे रखने होंगे कि उस ग्रुप में किसी को बुखार आ गया, जरूरी नहीं है कि वो कोरोना का पेशेंट हो, लेकिन वो बाकी सबके लिए मुसीबत ना बने, ना वो हॉस्पिटल जाए बल्कि वहीं वो क्वारंटाइन हो, उतने दिन तक वो गए ग्रुप अपना घूमते रहे ताकि वो चीज़ें होती रहें। तो हमें ये सावधानी के लिए ही गाइडलाइन देनी है। लेकिन बहुत सारी होटल ने, आईटीटीसी का हमारा जो अशोका है उसने पहले से, आज से हमने 1.5 महीने पहले वो तैयारी की थी कि एक फ्लोर, आज की तारीख में भी कोई कहे कि हमें को 50 कमरे चाहिए तो अशोका होटल में मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं कि तैयारी सरकार ने नहीं की थी, लेकिन गाइडलाइन तो ओवरऑल सब पर लागू होगी। लेकिन कठिनाइयाँ हैं, हमारे पास में 1400 होटल ही पर्यटन मंत्रालय की सूची में है और ओए के मेंबर से 25,000 है और जो बड़ी होटल्स हैं वो नहीं है। तो लोग हमारे पास स्टार लेने के लिए तो आते हैं। तो अभी आपको लेकिन ये तय करना पड़ेगा कि आपका सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से आईसीएमआर की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ड्राइवर, आपका सामान उठाने वाला, आपका वेटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट लोग हो गए हैं, बिल्कुल, जो सीधे मैन टू मैन कनेक्ट करते हैं। तो इनको एक बार ट्रेनिंग की कंपल्सन हो कि वो ट्रेनिंग करे, कोई उसमें अनट्रेंड ना रह पाए, हमसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि होटल सरवाइव करेगा। और मैंने फिर वो पहले आपसे कहा, हमारी शुरुआत धीमी होगी लेकिन गति बहुत तेज होगी। बहुत अच्छा लाइन दिया, शुरुआत धीमी गति तेज। पूरी दुनिया की जो होटल इंडस्ट्री है उसमें करीब 60 से 70% का उनके बिजनेस में इस लॉकडाउन के कारण गिरावट आई है और करीब 1200 अरब डॉलर रुपए का नुकसान हुआ है इस कारण से। क्योंकि भले अमेरिका में, यूरोप में होटल खुले रहे हों लेकिन वहाँ रुकने वाला कोई नहीं गया, उनको भी कमोबेश उसको बंद जैसी सिचुएशन में ही रखना पड़ा। और जाहिर सी बात है वहाँ का मेन बिजनेस दुनिया भर से जाने वाले टूरिस्ट थे, जो यही सीज़न था जो अब एक तरह से ख़त्म जैसा है। तो ऐसे में वहाँ की सरकारों ने थोड़ा थोड़ा कैश पैकेज सारे होटलों को दिया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, जिसमें मुख्य रूप से लिक्विडिटी प्रोवाइड कराई है सबके लिए। और जो ईएमआई है, जो बैंकों के लोन की जो किस्तें हैं, उसको 5-5, 6-6 महीने के लिए वो 3 महीने अभी दिया था, 3 महीना अभी बढ़ा दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम किया उन्होंने इंडस्ट्री को बचाने के लिए। तो होटल इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसी चर्चा, क्योंकि तमाम होटल्स भी हैं जो लोन लिए हुए हैं, उनकी भी ईएमआई तो एक्सटेंड कर दी। लेकिन क्या आपको लगता है कि वर्किंग कैपिटल के लिए, जैसा आप बात बता रहे थे कि वर्किंग कैपिटल के लिए भी अगर बैंकों को कोई निर्देश जाए, कोई गाइडलाइन जाए, तो मुझे लगता है कि कमोबेश आप लोग होटल उद्योग को भी बचा ले जाएंगे? प्रश्न भी आपका, उत्तर भी आपने दे दिया। 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था इनिशियल, बिना मांगे सरकार ने, बिल्कुल, आरबीआई ने भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी। इंडस्ट्री की तरफ से मांग थी कि आप 6 महीने बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया, 6 महीने बढ़ गया। कुछ लोगों ने कहा 1 साल बढ़ा दीजिए, कुछ राज्यों ने कहा 6 महीने बढ़ाइए। अब ये नई डिमांड आई है कुछ राज्यों की तरफ से, कुछ इंडस्ट्री की तरफ से कि साहब हमको वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक लोन दे दें। ये नहीं आई और वो ने नीति आयोग के सामने रखा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि हम तो उसमें सपोर्टिंग हो सकते हैं, निर्णय तो नीति आयोग को करना है। पर मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा इंडस्ट्री को कि मैं उनको सैल्यूट भी करता हूँ कि इतने बड़े आर्थिक नुकसान के बाद में स्टेक होल्डर्स उद्वेलित नहीं हुए, वो देश के साथ में खड़े रहे। लेकिन मैं उस पश्चिम के मॉडल से सहमत नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो गर्मी सीमित है। अगर वो धूप अभी नहीं सेक पाएंगे तो वो उसके बाद फिर पूरे साल उनको अंधेरे में रहना है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि उनके नुकसान को भारत के नुकसान के साथ मैच करना, ये मुझे लगता है कि न्याय नहीं होगा हमारे साथ। हमारे यहाँ गर्मी है, नॉर्थ ईस्ट में बरसात है, हिमालयन स्टेट्स में अभी भी ठंड है, तो हमारे यहाँ के इस एटमॉस्फेयर का लाभ हमको मिलेगा। नुकसान हुआ है, इसको मैं इनकार नहीं करता, लेकिन भरपाई के अवसर भारत में बहुत है, ये भी आदमी मैं मानता हूँ। और सरकार ने हर स्टेप पर बिना मांगे बहुत सारी चीज़ें दी है और हर बारीक उस पर उसकी नज़र भी है। अगर किसी रूल में परिवर्तन की बात आएगी तो जैसा आपने कहा कि नीति आयोग के सीईओ ने भेंट की है, तो वो नियमों की ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार करेगी। एक और संकट पैदा हो गया इस बीच में, वो है नौकरी का संकट।
हर सेक्टर में, हालांकि सरकार ने अपील सबसे किया, सबने 1-2 महीना धैर्य रखा, हिम्मत दिखाई, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब पैसा नहीं आ रहा है, जब बिजनेस नहीं चल रहा है, तो ऐसे में किसी के पास उतना सरप्लस कैपिटल नहीं है कि किसी को बिठा के सैलरी दे सके। डिमांड और सप्लाई पर सारा बिजनेस चलता है। इस समय होटलों की डिमांड जीरो हो चुकी है, पर्यटन उद्योग पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, तो ऐसे में रोज़गार जाने का बहुत संकट है। तो जाहिर सी बात है कि इसको बचाने के लिए, क्योंकि अपना सबसे बड़ा टारगेट यही है, प्रधानमंत्री का विजन भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना है, लेकिन रोज़गार प्राप्त लोगों का रोज़गार अगर गया तो सरकार के लिए वाकई बहुत ज़्यादा चिंतनीय विषय रहेगा। नहीं, मुझे लगता है कि इस पर एक अलग से डिबेट करिए। मैं तैयार हूँ, मैं अनाग्रह सेक्टर में काम करने वाला आदमी हूँ। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ जी होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में ऐसा है जहाँ गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होता है जी। उस 7,000 के आसपास बिहार और झारखंड से हम माल आते थे, तब वो प्रोक्योरमेंट पूरा हो पाता था। आज एक भी नहीं है। लेकिन जो मजदूर वहाँ वापस आए, उनकी मदद से कल तक 99% प्रोक्योरमेंट हो गया, 10 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा होशंगाबाद में, उस एक जिले में। एक जिले में तो 7,000। तो मुझे लगता है कि देश में सबसे इसलिए मुझे ज़्यादा लगता है कि ये चीज़ें नए सिरे से रीस्टेबल करने के लिए भी है। यदि कोई अच्छा कार्य, जैसे कोई किसी फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर अपने गांव, अपने सिकनेस के कारण कहिए कि मुझे परिवार में जाना है। देखिए भूख से तो इस देश में कभी भी एक भी आपको उदाहरण देते थे 2 महीने में नहीं मिला होगा कि मुझे रोटी नहीं मिली, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे संस्थाएं हो, चाहे सरकार हो। देश ने जो किया है ये इतिहास लिखेगा, लाख कोई कुछ भी कर ले, लेकिन ये ठीक है कि लोग पैदल चले, इस घटना को छोड़ दें, और उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। प्रधानमंत्री की अगर बात मानी होती वो जहाँ थे, मैं कहता हूँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग 18 राज्यों में हैं, एक भी आदमी भूख से नहीं मरा, जबकि सीधे संबंध ना होने के बाद। हमने किसी एमपी को, किसी सरकार को कहा, उसको वहाँ घर पर जाकर भोजन मिला, राशन मिला। और इसलिए मुझे लगता है कि ये तो देश ने साबित कर दिया कि मेरे पास 2 रोटी हैं तो मैंने एक सड़क चलते आदमी को दी है, मेरे पास चप्पल है तो मैंने उसको दी है। इनको तो इक्का दुक्का बातों को लेकर, पर भूख से कोई मर गया या भूखा रह गया कि मुझे 4 दिन से भोजन नहीं मिला, मैंने तो किसी के मुंह से एक आदमी को भी नहीं सुना। आप युवा राजनीति से निकल के आए हैं, देश के सबसे बड़े युवा संगठन नेहरू युवा केंद्र के महानिदेशक भी रहे हैं, और पूरी दुनिया में इस समय जो युवाओं की आबादी है वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको एक बड़ा सुनहरा मौका मिला है और एक ऐसा मंत्रालय मिला है पर्यटन विकास का, जिसमें अगर आप सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मोबिलाइज कर पाए तो रोजगार क्रिएशन में एक क्रांति सी आ सकती है, क्योंकि इसमें सबसे कम स्किल वाले लोग भी इस काम में जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं और जल्दी काम के लायक हो जाते हैं। इस दिशा में आप, पहला बैच हमारा सितंबर में निकल जाएगा, अभी भी ऑनलाइन एक कोर्स चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लोकल को वोकल, हुनर को चाहिए, डिग्री नहीं। बिल्कुल। तो हमने 12वीं किया और 10वीं किया। 40 साल से उम्र का ज़्यादा व्यक्ति है तो उसको 10वीं पास चलेगा, पर 40 साल से कम है तो उसको हमने 12वीं रखा है, क्योंकि हमें ऐसा मानते हैं कि उसके बाद तो लोगों ने 12वीं कर ही ली होगी। और अगर उनके पास में कोई हुनर है तो वो ऑनलाइन करें। 6 महीने का कोर्स है, पहला बैच सितंबर में निकलेगा। अभी 5,000 से ज़्यादा लोगों ने उसमें पंजीयन किया है। उसमें 191 वो भी हैं जो पहले गाइड थे, तो हमने उनको रिफ्रेश कोर्स करने के लिए कहा है। और अपग्रेशन आपको चाहिए तो हम आपको अपग्रेशन भी देने के लिए तैयार है। मूल बात यह है कि जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है वहाँ तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ फुटफॉल नहीं है वहाँ कोई गाइड नहीं होता, तो वो अपनी किंवदंतियों के आधार में गलत जानकारियाँ भी देता है। अब हमारी कोशिश है कि जो 3,671 ASI के मॉन्यूमेंट के अलावा 12,000 15,000 जो मॉन्यूमेंट हैं जो कहीं सूची में भी नहीं होंगे, वहाँ का भी कोई नौजवान 10वीं 12वीं पास, क्या वहाँ के बारे में यहाँ का सर्टिफिकेशन लेके वहाँ गाइड के रूप में भले 10 लोग जाएंगे, क्या उनको दे सकता है और अपना रोजगार चला सकता है। क्योंकि पर्यटन मंत्रालय का कोई भी रोजगार स्थायी 12 महीने का जाहिर सी बात है, वो सीजन कभी 4 महीने का होगा इधर, कहीं 4 महीने का उधर होगा। तो मुझे लगता है ये तैयारी, पहला बैच सितंबर में निकलेगा, उसके बाद एक कोर्स ऑनलाइन सभी भाषाओं में होगा, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसके आधार पर होगा। और मुझे लगता है कि ये हम इस स्किल को ज़बरदस्त अपने उस लक्ष्य के मुकाम तक ले जाएंगे। हम लोग अपने इंटरव्यू के आखिरी चरण में हैं, 2 सवाल और। कौशल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत सोच और विजन के साथ बनाया था। उनका लक्ष्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को स्किल देना और जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए एक उम्मीद जगाना। ऐसे में कुछ मंत्रालय हैं, जैसे रेलवे मंत्रालय में
बहुत सारे लोग काम करते थे जिनके पास कोई बहुत डिग्री नहीं थी, सर्टिफिकेशन नहीं था, उसमें बड़े पैमाने पर सर्टिफिकेशन कौशल विकास मंत्रालय ने किया। उसी तरीके से आपके मंत्रालय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने कहा कि अस्थायी रोजगार नहीं है, लेकिन 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने का ऐसा है। तो क्या कौशल विकास मंत्रालय के साथ आप लोग मिल के काम कर रहे हैं ताकि उनके अंदर उम्मीद और भरोसा जगाने के लिए सर्टिफिकेशन का ही एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जाए, जिससे कि लोगों को भरोसा प्राप्त हो कि मैं सरकार की नज़र में हूँ, सरकार मेरी है? जी, मैंने आपको कहा कि जो बैच आप ये गाइड नहीं है, जी। ये फैसिलिटेटर है, इनको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ड्राइवर को दे रहे हैं। उससे ऊपर हमारा होटल मैनेजमेंट के 40 संस्थान हैं, 25 राज्यों के हैं जी। उसमें होटल मैनेजमेंट के बाकायदा बैचलर और मास्टर डिग्री के कोर्स होते हैं जी। वो अपने आप में एक रोज़गार के अलग साधन है। IITTM ग्वालियर, इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलग से अपने ट्रेनिंग कोर्स चलाते हैं जो सीधे रोज़गार देते हैं। कोशिश अब हमारी ये है कि IITTM से निकलने वाला या होटल मैनेजमेंट से निकलने वाला व्यक्ति बाकी जगह पर सीधे काम कर सकता है क्या। हम इसके लिए कोई आदेश नहीं देंगे, लेकिन अवसर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसिलिटेशन है ये पर्याप्त मात्रा में ठीक दिशा पकड़ेगा। हमें समय के साथ, समय के भीतर जहाँ पर हो सके तो ऑनलाइन और प्रैक्टिकल वर्क के लिए हम कम समय के साथ में हमने उस कैलेंडर को भी बदलने की कोशिश की है ताकि हम सीधे उनको सर्टिफिकेट दें और अपने काम में लगें। प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में आप सहयोगी हैं। प्रधानमंत्री अपने आप में एक ब्रांड हैं, उस पर बहुत कुछ लिखा गया है। पूरी दुनिया में भारतीय पासपोर्ट का वजन उन्होंने इमिग्रेशन काउंटरों पर बहुत बढ़ाया है। वाकई इज्जत मिलती है, मैंने खुद इस बात को महसूस किया है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री से आपकी बात अपने मंत्रालय को लेकर जरूर होती होगी, तो प्रधानमंत्री को एक व्यक्ति के रूप में और एक लीडर के रूप में, और जब काम के बारे में उनसे बातचीत होती है तो उनके प्रोफेशनल एक्यूमेंट के बारे में, प्रोफेशनल अप्रोच के बारे में आप क्या सोचते हैं उनके सहयोगी होने के नाते? मैं तो खाली ये देखता हूँ कि मैंने पहले ही कहा कि अगर कोई हमारा ब्रांड है, मैं तो एम्बेसडर भी नहीं लगा रहा हूँ आगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री है। वो जैसे इसलिए नहीं कि वो मेरे प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री, वो सच है, ये सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा, ई-वीज़ा के बारे में जो उनका कॉन्सेप्ट था, आप इस कोरोना काल के 1 महीने पहले फरवरी तक जाइए तो ई-वीज़ा सारी जगह ग्रोथ कम हो गई, लेकिन ई-वीज़ा की ग्रोथ 6.8% थी। मतलब आंकड़े बताएंगे इस बात को। दूसरा, पिछले 5 साल में उन्होंने जितनी बातें कही या जब भी सार्वजनिक मंचों से उन्होंने बात की, देखो अपना देश, तब तो कोरोना नहीं था, लेकिन वो स्लोगन बन गया। बिल्कुल, मतलब ये वोकल, लोकल से वोकल, ये स्लोगन बन गया। बिल्कुल, तो मतलब ट्विटर पर नहीं, मतलब हमारे भी, हमको भी लगता है कि नहीं, ये हमारा मिशन स्लोगन होगा, क्योंकि हमें अगर स्थानीय व्यक्ति को खड़ा करना है तो वो हो सकता है। उनने जितनी भी 12 या 13 बातें कही थी पिछले 5 वर्षों में मेरे मिनिस्टर बनने के पहले जी, वो नीति का हिस्सा है, हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं और इतने सीक्वेंस के साथ हैं कि हमको पॉलिसी बनाने में अगर मदद मिली है तो उन्हीं 13 या 14 पॉइंट्स पर मिली। बिल्कुल, देखो अपना देश के बारे में मैं खुद भी आपसे कहूँगा, आप भारत सरकार में पर्यटन विकास मंत्री भी हैं, कल्चर मंत्री भी हैं, कि मैं खुद ही उत्तरी पूर्वी राज्यों की यात्रा कभी नहीं किया हूँ। मैं न आसाम गया हूँ, न मणिपुर गया हूँ, न त्रिपुरा गया हूँ, न नागालैंड गया हूँ, न मेघालय गया हूँ, न सिक्किम गया हूँ। मैंने खुद तय किया है कि इस बार तो अब बाहर जाने को मिलेगा नहीं, तो हम लोग इस बार उत्तरी पूर्वी राज्यों की यात्रा करेंगे। मुझे लगता है आप जाएंगे तो जाने के बाद में इस बात के लिए ज़रूर अफसोस करेंगे कि आपने देरी कर दी। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात मतलब है। मुझे लगता है कि किसी भी एंगल से प्राकृतिक सुंदरता, धरोहर, भाषा, वेशभूषा, भोजन, उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनकी ईमानदारी, उनकी साफ सफाई, जिस भी एंगल से देखना होगा तो आपको लगेगा कि हम कहाँ देखते रहे। मतलब ये तो बात मैं कह सकता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ। ये बात मैं सब महसूस करते हैं, दिल्ली में जिनके यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट से आने वाले बच्चे काम करते हैं या लोग काम करते हैं, वो बड़े तमीज़दार होते हैं, साफ़ सफाई पसंद होते हैं, बहुत ही विनम्र होते हैं, माइल्ड होते हैं। आप चूँकि पर्यटन की दृष्टि से उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास पर काम कर रहे हैं, ये शऊर या कह लें ये तमीज़ उनको कैसे मिलती है? क्योंकि इसकी किताब कोई बाज़ार में नहीं बिकती। नहीं, मुझे लगता है कि जो अपनी ज़मीन से दूर नहीं होता वो पढ़ लिख जाएंगे, लेकिन अगर वो आप किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बुलाइए तो मणिपुरी होगा तो मणिपुरी ड्रेस में आएगा। यस, उस कितना ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो आपकी दूसरी वेशभूषा स्वीकार नहीं करेगा। वो डांस करेगा, भले वो आप उसको कहोगे ये फला जगह पे उसके पूजा पद्धति जो भी हो, लेकिन वो डांस करते समय अपने ट्रेडिशनल डांस के साथ खड़ा होगा। मतलब ये जो चीज़ें हैं उनके भीतर,
ये जो उनका कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट ने ही उनको कल्चर से जोड़ कर रखा है। और वहाँ पर हर चीज़ में इस बात का अनुशासन है कि किसको क्या करना और क्या नहीं करना। तो इसलिए सिविल सोसाइटी जैसी उसकी ताकत है, उस ताकत के आगे कई बार राजनीतिक ताकत बोनी दिखती है। तो ये जो चीज़ें हैं और समाज में उनकी जो व्यवस्था है, उसको आसानी से कोई कितना ही ताकतवर आदमी नकार नहीं सकता। जैसे हमारे यहाँ पर आदिवासी है, आप देखिए कि इस पूरे कोरोना के टाइम में इस पूरी संख्या में 42 से 46 ही ट्राइबल्स हैं, वो जो कम उम्र के हैं। बाकी इतने बड़े माइग्रेशन में मैं समझता हूँ कि अगर मैं मध्य प्रदेश का आंकड़ा बताऊँ तो कम से कम 10 लाख से ज़्यादा ट्राइबल्स माइग्रेट कर वापस आया, लेकिन उसमें ये आंकड़ा इतना ही है। तो ये जो हमारी जीवन शैली है, ये बड़ी ताकत है। तो प्रहलाद जी, आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क के लिए हस्तक्षेप के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो ये थे पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल जी, जो अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। आप बहुत ही शानदार भाषण शैली रखते हैं। भारत सरकार में 2000 में जब वाजपेयी सरकार थी, 2000 से लेकर 1998 से 2004 तक, उसमें भी आप मंत्री रहे, अहम पदों पर रहे। मोदी सरकार में भी एक बहुत ही अहम मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं। आज उन्होंने सहारा न्यूज़ नेटवर्क के लिए समय निकाला, बातचीत की और तमाम मुद्दों पर बहुत बेबाकी से उन्होंने उत्तर दिया। इसके साथ ही हस्तक्षेप में हम अब इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त कर रहे हैं। हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा प्रणाम।